बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने खामोशी तोड़ दी और एलामिया जारी कर दिया। इस एलामिया के मुताबिक ये कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम को देख कर ये फैसला किया है कि इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। इस पर तजावीज़ और तमाम तर एतराज़ात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि हतमी फहरिस्त जारी करने के बाद इस एलामिया में ये भी बताया गया है कि 54 दिन के बाद इलेक्शन का जो है वो इनेकाद किया जाएगा, यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ तशनगी बाकी है कि हफ्ते का ऐलान किया गया है, तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। यकीनन ये सवाल बहुत अहम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ैसला कुन डेट देनी चाहिए थी। यही एतराज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उठाया गया। रहनुमा शेरी रहमान ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम हफ्ते का ऐलान करना नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह डेट देना है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि दुरुस्त नहीं है। जबकि नून लीग, JUI और साथ ही साथ अगर बात की जाए MQM की, तो इन्होंने इजहार इत्मीनान किया है। और इसी के साथ आपको बताएं कि PTI ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने का कह दिया है। अब जानना हम अपने मेहमानों से ये कुछ सवालात उनके सामने रखेंगे और यही जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते का ऐलान किया गया है, डेट वाज़े क्यों नहीं दी गई है। इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा पाएगी। ये जो आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन की बात बार बार हम सुन रहे हैं, क्या ये हो पाएगा। और तमाम सियासी जमातें जो ये शिकवा करती दिखाई दे रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएगा। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जान लेते हैं उनकी इस फैसले के हवाले से, इस एलामिया के हवाले से क्या राय है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में लॉ एक्सपर्ट रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात के इनेकाद की डेट नहीं दी गई, सिर्फ हफ्ते का ऐलान किया गया है। पहले तो ज़रा इस हवाले से फरमाइएगा, क्यों डेट का ऐलान नहीं किया गया, क्या समझते हैं इस हवाले से आप? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं ये बात समझता हूँ कि जितनी रसवाई इलेक्शन कमीशन ने अपने नाम की है, पहले कभी किसी इदारे ने या कम से कम इलेक्शन कमीशन के हिस्से में ये नहीं आई। सही। इतना मुतनाज़े और इतना ज़्यादा एक जानिबदाराना इनका एक बन गया है, जिससे कि ये तयन करना मैंने कोई बड़ी बात नहीं रही कि वो एक तरफ़ा किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की के मुतमन्नी नज़र आते हैं। देखिए, अब तो ये बात अगर हम यूँ कर लें कि जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो केसेस खुल गए हैं, अब उसमें अभी ये कोशिश ये करेंगे कि जब तक ये मामला सीधा नहीं हो, तो उस हिसाब के हवाले से मैं तो उसको इस तरह से रीड करता हूँ, क्योंकि वो जब तक वहाँ से परमिशन लंदन से ना आ जाए ये वादे ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के जहाँ तक आपने कहा कि फेयर इलेक्शन का तो कोई तस्वुर ही नहीं है कि जहाँ पर जब ये आलम हो कि हर चीज़ में धांधली हो रही है, हर किसी चीज़ में भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस बात में ये कहा जा सके कि यहाँ पर कोई इंसाफ हो रहा हो, यहाँ पर कोई अच्छी बात हो रही हो, या पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा चल रहा हो, या बगैर करप्शन के चल रहा हो, या बगैर दबाव को चल रहा हो, तो वो हमें नज़र नहीं आता। सही। तो अब पाकिस्तान में जो एक फ़िज़ा बड़ी ख़तरनाक जो पैदा हुई है इस बेयकीनी कैफियत से, उसमें यह है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और जो ब्रेन ड्रेन के अलावा अगर आम आदमी का ड्रेन हो रहा है, तो मुझे ये खौफ महसूस होता है कि बाद घर तो ऐसे रह जाएंगे जो कि जिसके जनाजे उठाने के लिए भी कोई 4 आदमी अपने उनके घर वाले नहीं होंगे। तो वो आप ये बात जब ये ऐसे बड़े बड़े इदारे जब इस किस्म के फ़ैसले करते हैं जिसमें इबाहम हो, तो उससे बेचैनी बहुत फैलती है मुल्क के अंदर, उसके दूर असर बड़े नताइज होते हैं और वो आम आदमी को मुतासिर करते हैं। और हम जैसे लोग, जो आप जैसे लोग जो हैं, या जितने भी हमारे ज़ुमा कराम इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं आज के पैनल में आपके साथ में, वो सब के सब इज़्तिराब का शिकार हैं। और जो सूरत हाल देख रहे हैं, उससे उस सूरत हाल में बेयकीनी कैफियत बढ़ रही है। हालांकि इसमें क्या मसला था, जब आप ये डेट दे रही हैं कि दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं 30 नवंबर घर के फहरिस्त हो जाएगी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहने के बजाय डेट देनी चाहिए थी। वोट नहीं दे रहे हैं, आपको परमिशन का कहीं से इंतज़ार है।
इसका मतलब है सर पीपल्स जी। पार्टी का एतराज़ दुरुस्त है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल है? इसलिए कि पीपल पार्टी बहुत ज़्यादा मुतमईन है सिंध के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी सरप्राइज़ आपको मिलेगा इस दफ़ा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ जी। गया है और हम अपने दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि 2 दफ़ा की डेट्स दे दी, हतमी फहरिस्त कब जारी की जाएगी, इब्तदाई फहरिस्त कब जारी की जाएगी, 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ता जो बन रहा है उसमें इलेक्शन होंगे। डेट क्यों नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो अभी उनकी तरफ से है कि जी आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे जैन के, आई थिंक सो कि ये भी किसी को फेस सेविंग के लिए ये उन्होंने ये कहा है। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि अभी नेक्स्ट 1-2 माह के अंदर IMF से इनको वो एक किस्त भी मिलनी है। जी जी। एशियन बैंक की जो स्टेटमेंट आई है कि जी इस मईशत का बहरान का हल सिर्फ इलेक्शन है, ऐसे ही है। तो फेस सेविंग के लिए ये दी गई है। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत कैटेगोरिकली मेंशन है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अगर आपने असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपने डिसॉल्व कर दी है तो अब मैं समझता हूँ जैसे आपने इंट्रो में बताया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की, तो मुझे बताएं पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर, आईने पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे ये चीज़ प्रोवाइडेड है? अब देखिए जो लॉ है वो तो प्रिवेल करेगा, ऐसे ही। वो तो अपनी उस जो उसका मैंडेट है उसके अंदर वो सारी चीज़ें गवर्न करेंगी। आप कौन होते हो? इलेक्शन कमीशन कौन होता है? जैसे मिर्जा साहब ने शुरू में फरमा दिया कि ये तो इम्पार्शियल इदारा ही नहीं रहा, तो वो कैसे ये उसकी कैसे जिम्मेदारी है कि वो किसी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे? आपने तो इलेक्शन करवाने, इससे ज़्यादा आपका मैंडेट ही नहीं है। सही। तो अब इस तरह की जो डायलमा की सिचुएशन है कि अभी तक भी मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में ये उन्होंने डेट ना दे के कोई हिडन मकासद हैं जिसको हासिल करने के लिए सरे 10 लोगों का मुंह बंद करवा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि डेट का एग्जैक्ट ना देना उसके पीछे ये चीज़ कार फरमा है। सर 3 सियासी जमातें जो हैं इजहार इत्मीनान कर रही हैं, नून लीग, JUIF और MQM, साथ ही PTI ने चैलेंज करने का भी कह दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखें PTI का ये राइट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शन करवाने, तो आप उससे जब बाहर जाएंगे तो कोई भी शख्स, कोई शहरी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है। भाई मैंडेट तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको 2 to 4 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का आप उसको पढ़ें तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो वो डेफिनेटली अभी अनसर्टेनिटी है, तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये वर्डिक्ट लेंगे कि वो एक स्पेसिफिक डेट अनाउंस करवाएं और विद इन दी डोमेन एंड मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस डेट का अनाउंसमेंट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक और सवाल जिसकी जानिब में इशारा करना चाहूँगी, तमाम सियासी जमातें जहाँ इलेक्शन के जल्दी इनेकाद का जोर दे रही हैं, वहीं साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद होना ज़रूरी है। यही कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस का इनेकाद। क्या लग रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद कर पाएगी? देखिए इलेक्शन फेयर और विदाउट फियर एंड फेवर ये हर पॉलिटिकल पार्टी, हर वर्कर, हर वोटर का राइट है। सही। लेकिन मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें तो 70 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था जो फेयर इलेक्शन था, उस पर भी लोग खैर बात करते हैं, लेकिन उसको ये कहते हैं, लेकिन उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। मेरी ज़ाती नाक़िस राय में मैं सोचना भी गुनाह समझता हूँ कि ये इम्पार्शल, न्यूट्रल और फेयर इलेक्शन होंगे। मैं बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर कि आप फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवा दें। जब ये कहा जाए कि आपको इतना हिस्सा मिलेगा, आपको इतना हिस्सा मिलेगा, तो इस मुल्क का, इस कौम का जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, बच्चों की फीस देने के, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं, आप इतना ह्यूज क्वांटम ऑफ मनी इस प्रोसेस पे क्यों लगाते हैं? आप सीधा सीधा वैसे ही उनको ये हिस्सा दे दें। फिर अगर आपने ये ऐसा करना है तो मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के अंदर कि जो इलेक्शन कमीशन है उस इदारे ने अपनी साख, जैसे मिर्जा साहब ने फरमाया, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। वो एक
पार्टी है वो इम्पार्शल है ही नहीं है, वो किसी की इंस्ट्रक्शन पे चल रहा सर, है। जिस तरह से आपने पॉइंट रेस किया, इसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि ये आप नहीं समझते कि ये बात मुमकिन कभी हो सकती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद हो सके। असद खरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि हम ये समझ रहे थे, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी कल रिपोर्ट आई कि मईशत को अगर हमने इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है तो वाहिद हल इलेक्शन का इनेकाद है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और रियासत अली आज़ाद साहब ये कह रहे हैं कि आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन का जो है वो इनेकाद मुश्किल नज़र आ रहा है, ये किसी हद तक नामुमकिन नज़र आ रहा है, तो क्या इलेक्शन के इनेकाद के बाद या इलेक्शन हो जाने के बाद भी यही सूरत हाल रहेगी, यही अदम इस्तेहकाम हमें हर तरफ नज़र आएगा, चाहे पॉलिटिकली बात करें चाहे इकोनॉमिकली बात करें? देखिए, मामला ये है, ये बात भी रही है कि पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन नहीं हुए। और जिस तरह अभी बात रियासत साहब ने कहा है कि 1970 में फ्री इलेक्शन हुए, तो उनका भी नतीजा बड़ा होलनाक निकला कि यानी वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। यानी बदकिस्मती ये है कि यहाँ के वोट को इज्जत या वोटर को इज्जत या मैंडेट तस्लीम करने का रिवाज नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं पसंद किया जाता, सिलेक्शन पसंद की जाती है। और यही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन। अब मसला ये है कि सबसे ज्यादा आप ये वर्ड नोट कर लीजिएगा कि आज से लेकर और इलेक्शन होने तक, इलेक्शन के इनेकाद तक सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो होगा लेवल प्लेइंग फील्ड। जी जी। हर जमात की जानब से ये आवाजें आपको सुनाई देंगी। अभी से एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी आ रही है, पीपल्स पार्टी भी यही शोर मचा रही है। जी, अभी भी पीपल्स पार्टी भी यही शोर मचा रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी यही कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नहीं, अभी पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, एमक्यूएम शोर मचा रही है, और भी बहुत सारी पार्टी जो है पीटीआई शोर मचा रही है, और पार्टियां भी आपको सामने नजर आएंगी आने वाले दिनों में। मामला ये है कि नो लीग फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं है कि अब हल्का बंदियां जो हो रही हैं, क्या इसमें पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या इसमें सिंध की हल्का बंदियों के अंदर जो है, क्या वहां पे एमक्यूएम और जीडीए या दीगर जो जेयूआई को या दीगर जमातों को नून लीग को एतमाद में लिया गया है? क्या पंजाब में जो हल्का बंदियां हुई हैं यहाँ पे पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातें जो है उनको एतमाद में लिया गया है? तो जाहिर बात है ये जो निगरान सेटअप है इनकी ये किस चीज की तसलसल है, किन के ये एक्सटेंशन है? पीपल्स पार्टी इल्जाम फाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर नून लीग की एक्सटेंशन की बात करते हैं, और जो नून लीग है वो सिंध का जो सेटअप है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो अब मामला ये है कि ये जो चीजें हैं इस दौरान जो है ये कहना कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी सूरत भी, और ना ही इन नतायज जो है इनको कुछ तस्लीम करेगा, और ना ही इसके बाद जो है इन इलेक्शन के ऊपर जो है कोई भी इनको क्रेडिबल कहेगा, और ना ही इस इलेक्शन में पाकिस्तान को के ऊपर एतमाद है या कोई ये गैर जानबदार इदारे वाला इसका काम है। ठीक हो गया असद साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा हम जल्दी से पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात तनाज़ात से पाक करने में कामयाब होगा? 25% को ऐसा लगता है कि कामयाब हो सकेगा, जबकि 75% इसकी नफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएंगे कि नायब ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल करते हुए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को ख़त भी लिख दिया है। अब जानना अपने मेहमानों से ये जानेंगे कि क्या इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म रिवायती वज़ीर आज़म हो गए या फिर कोई नया चेहरा सामने आने के हम जो है वो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए चेहरे की बात तो ये है कि अब अभी किसी ने सोचा था कि ये मौजूदा वज़ीर आला काकड़ साहब है, ये आएंगे तो ये पिया की जो मर्जी है वो करे। अब इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो अब दुनिया में सबने देख लिया। अब जो बात समझ रहे थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है सब निकल गए केसेस में, इन्होंने अपने सारे पीडीएम के ज़रिए से सही अपने कवानीन सारे अपने आप को बचाने के लिए बनाए, लेकिन ये कि आखिर में टूट गए। अब 80 केसेस बहाल हुए हैं, ऐसे ही, और ट्रक के ट्रक जो है भर के गए हैं। अब उसमें मालूम नहीं कि जो ये जो 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 फाइलें गई हैं उन फाइलों को कितना रद्द-बदल किया है उसके अंदर, और कितने ज़्यादा ये फिर उसको वाइट करेंगे, किसी को आप वो करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे ही एक मजाक बना रखा है आपने नैब को,
अच्छा जी, अब वो नैब का जो मसूल बना था तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो फॉरेन में पैसा है वो कैसे लाया जाए। तो उस पर फिर परवेज़ मुशर्रफ ने ये सोचा कि भाई इनसे किसी परसेंटेज पे सौदा कर लिया जाए ताकि कुछ ना कुछ पैसे पाकिस्तान को मिले। लेकिन वो भी गलत बात थी। अगर आपको ये बात थी तो एक ड्रास्टिक एक्शन लेना चाहिए था। और पाकिस्तान की जो आज भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि इंडिया के लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब इतना बुरा हाल है कि 1-1 अरब रुपए के लिए आप खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशहाली का तो आलम यह है कि कोई आदमी में अल्ल तल्ल आपके जो है जो बेहतरीन से बेहतरीन जाके होटलों में आप ठहरते हैं। 80-84 की तो आपकी काबीना थी। सही। और जो आपकी जो ट्रैवलिंग लेवल है वो, मैं एक ज़माना था कि जब अयूब खान सदर थे तो नॉर्मल प्लेन में आते थे और ये जो स्पेशल जो उनके जेट तैयार वो नहीं होते। अब मतलब है कि ये कंसेप्शन, ये परसेप्शन ही ख़त्म हो गया है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सादगी को इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए माशी तौर पर मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। और करप्शन जो है वो जो आज के दिन की जो है सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो करप्शन है। करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। सदर की जो है वो दुनिया माजी की के तमाम सदर की जो है मिसाल दी। हुकूमतें, मैं अपने प्रेसिडेंट की मिसाल देती हूँ कि 8.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह भी उन्हें कम लग रही है और वो उसको इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। आप किस सादगी की बात करें सर? नहीं, मैं देखिए ना, तनख्वाह की तो एक अलग बहस है। तनख्वाह तो एक 8 लाख रुपए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो ये अरबों रुपए कमाते हैं वो करप्शन के अंदर, मिसाल के तौर पर जब हम वजीर बने उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो हमारे पास उस ज़माने में, जब मैं ये 91 की बात कर रहा हूँ, 91 में सिंध में वजीर बन गया मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो बहुत करप्ट तरीन इदारा है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाद सबसे बड़ा करप्ट अदारा है। सही। अब मेरे पास एक केस आया कि सवाल ये था कि जिस फाइल पर भी मैं साइन कर दूं, दो पार्टी थी। ठीक। अगर मैं एक पर साइन कर दूं तो मुझे 1 करोड़ रुपये रिश्वत के उस वक्त के मिल जाएं, दूसरे पे कर दूं आंख बंद करके जिस पे साइन कर दूं 1 करोड़ मिल जाएगा। मैंने साइन ही नहीं किया। क्या बात है, मैंने उसको केस को वापस कर दिया। सर दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ना है क्योंकि ब्रेक पे जाना है। जी सर। रियासत साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये नैब की एक मरतबा फिर से हमें फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं। कभी नैब खामोश हो जाता है, कभी बहुत अथॉरिटेटिव लगता है, कभी अंडर प्रेशर लगता है। ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। मिर्ज़ा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि देखें, केसेस का बहाल होना जो है ना, ये तो बाय विर्चू ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया। उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि विद इन 7 डेज इनको आप ओपन करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तमाम केसेस का जो रिकॉर्ड था, वो तो जो पीछे पीडीएम की हुकूमत थी, प्रोसिक्यूशन ब्रांच सारी उसको डील तो वही कर रहे, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर जो कुछ भी थी वो तो उनके अंडर वो काम करती थी। अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि वो जो फाइल्स उसके अंदर जो एविडेंस है क्या वो सेफ है? क्या एविडेंस के अंदर लगे हुए वो पेपर जिसके ऊपर कन्विक्शन हुई, क्या वो रिप्लेस तो नहीं हुए? क्या वो बहुत सारी, चूंकि टाइम आपके पास थोड़ा है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि केसेस तो बहाल हो गए हैं। अब देखें, जो जैसे अभी कहा जा रहा है कि जी केसेस बहाल होने के बाद इनका स्टेटस क्या होगा, तो मेरी ज़ाती राय ये कहती है कि देखें कन्विक्शन हुई है और जैसे उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जी आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, तो ये कैसे डिटरमिन कर लेंगे? क्या अदलिया इतनी कठपुतली बन चुकी है कि उस दिए हुए स्केजुअल के अंदर उनके केसेस खत्म करेंगे? मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ही सूरत हाल में हुई कि कन्विक्शन जो है अगर सस्पेंड होती है, जैसे सस्पेंड है मियां साहब की है, इमरान खान की है, तो इमरान खान जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। चूंकि कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए तो ये समझा जाता है कि एंटी स्टेटस को वो चले गए हैं कि अभी जैसे वो मुलजम का स्टेटस है तो वो होगा। तो मेरी जाती राय में ये सूरत हाल, नैब जो है वो क्या उसकी फुर्तियां होनी, नैब भी बेचारा किसी के जेरे इस्तेमाल है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हम चाह रहे हैं असद साहब से भी हम वेरी क्विकली ये जान पाए। सर आपसे सिर्फ यही जो बुनियादी सवाल है, क्या इलेक्शन के बाद हम ये उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि नए वजीर आजम कोई नया चेहरा सामने आएगा? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है ना सरप्राइज हो सकता है। अब जिस तरह काकड़ साहब का सरप्राइज आया। दूसरा, अभी जो बात की है ना नैब के केसेस के हवाले से, इन केसेस का हालत भी वही होगी। आपने देखा जब मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ खत्म किया था, तो लेकिन किसी बंदे को भी क्या सजा मिली? वो सारे केसेस, फाइलें, रिकॉर्ड, हर चीज गायब हो गया।
सही। अच्छा, इस तरीके से आप अभी रिसेंट आप पास की मिसाल देख लें कि जब जरदारी साहब के केसेस के अंदर रिकॉर्ड साहब अदालत में गायब कर दिया गया था, असल रिकॉर्ड ही गायब कर ठीक। दिया गया था और जज सर ने लिख माजरत दिया के था साथ कि मुझे अभी मैं ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। सर वापस आते हैं, आप ही से स्टार्ट करेंगे, आपका पॉइंट जानेंगे। जल्दी से हम जो है पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म रिवायती वज़ीर आज़म के बजाय नया चेहरा होगा? 40% को ऐसा लगता है, जबकि 60% ऐसा मानने से कासिर हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन रवाना हो गई हैं। पार्टी की सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब के बुलाने पर मियां शहबाज शरीफ लंदन रवाना हुए हैं और ज़राए ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ा पैगाम लेकर गए हैं। ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। असद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हमने यही कहा था कि आप अपनी बात भी मुकम्मल करेंगे, साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। क्या लग रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे भी या नहीं? मेरा ख्याल अहम पैगाम तो यही हो सकता है कि उनको कहने गए हैं कि आप जरा आराम ही फरमाएं, क्योंकि केस अब खुल गए हैं और अभी प्रोटेक्टिव बेल तो शायद पहले मिल जाती, अमेंडमेंट भी की थी हमने काफी मेहनत करके, और अब सारा जो है किया जरा जो है वो तो सारा धड़ाम से गिर गया है। पहले आपने देखा इन्होंने एयरपोर्ट पे इस्तकबाल की बात की, फिर उन्होंने कहा कि जलसा होगा, फिर जलसे के बाद उन्होंने कहा जी आराम से चले जाएंगे सीधे सीधे। तो अब मामला ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है रिवर्स गियर लग रहा है। सर हमने तो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की भी बातें सुनी थी। हाँ जी, वो सारी वापस हो गई और उसके बाद डॉक्टर अदनान का हुसैन नवाज की मौजूदगी में एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था अचानक से 4 साल बाद उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो वेन्स है, आर्टरी जो है दिल को खून और दिमाग को जाने वाली जो नालियां हैं वो 80% बंद है। तो मामला ये है कि ये सारी चीजें जो है ये अचानक से शहबाज शरीफ साहब का एक गैर मामूली दौरा की, यानी वापस उनको बुलाया गया, तो बुलाया गया या वो गए हैं जाके रोकने उनको कि जनाब आप आराम फरमाएं। दूसरी बात यह है कि नैब में कुछ पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये तमाशा लगा रहता है और नैब के अंदर जो ये केसेस हैं अब डिपेंड ये करता है कि क्या, अगर केसेस तो बहुत सारे हैं और उसके अंदर बड़ी एविडेंस भी हैं, लेकिन क्या ये नैब जो है इन्फ्लुएंस से बगैर आजादाना तरीके से ये सारे एविडेंस जो है वो फाइल्स के साथ मौजूद होंगे, वो प्रॉपर परसू करेगा, और अगर वो परसू करेगा तो फिर तो इसमें सजाएं मिल सकती है। दूसरा इसके अहम पहलू ये है कि क्या ये जो कालदम करार दी गई है नैब की तरामीम, अगर उनको काजी फाइजा साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको इस फैसले को कालदम करार दे देते हैं, ठीक, तो फिर तो ये सारे केस खत्म है, फिर तो क्लीन चिट जो है वो तो क्लियर है, सारा मामला ही सीधा हो गया। ठीक हो गया। असद तो साहब आपके पॉइंट को ही कंटिन्यू करेंगे। रियासत साहब, अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आते हैं तो क्या वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं? कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? देखें हुमा, प्रोटेक्टिव बेल तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जिस कोर्ट ने उसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग की है कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, फिर कोर्ट ने उसको ये देखना है कि क्या ट्रीटमेंट उसके साथ किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव बेल तो उसको मिल जाएगी, वो कोई भी हो, कोई इश्तिहारी हो, उसको बेल मिल जाती है। सही। और यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल भी तभी मिलेगी कि आपको वो जो शर्जील मेमन केस है उसकी रोशनी में कोई भी शख्स जो है वो उसमें जाएगा, रिट फाइल कर सकता है, तो रिट में उसका कोई ब्लड रिलेशन वाला फाइल कर सकता है। तो प्रोटेक्टिव बेल तो मेरे ख्याल में मिल जाएगी अगर वो आ भी जाते हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय में, जैसे आपने कहा है कि जी कि वो आएंगे या नहीं, मेरी ज़ाती राय ये कहती है कि वो ना आएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे खरल साहब फरमा रहे थे कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो नैब है, वो तो जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उसके जितने भी सरबराह हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, वो सारे उस वक्त के लगाए हुए हैं। मुमकिन है वो उसको फेवर मियाँ साहब को करें, तो कोर्ट ने फिर भी देखना है कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने चूंकि जजमेंट्स दी हुई हैं, रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड के मुताबिक उसको डिसाइड करेंगे। तो मेरी ज़ाती राय में ये है कि मियाँ साहब आना उनका, मेरी नाकस राय में, ये मेरी ज़ाती राय, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल मियाँ साहब नहीं आएंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ का वहाँ पे जाना, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट 1-2 दी हैं, तो वो इस हवाले से गए कि मैंने तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सेट की थी, तो मियाँ साहब ज़रा तुसी ज़बान बंदी रखो ताकि
आपके लिए यहाँ पे कोई सूरत हाल हो सके। मुश्किलात जो लेकिन है वो एक पैदा ना चीज़ हो है सके, ठीक। कि मियाँ नवाज शरीफ को भी तो अपनी फेस सेविंग के लिए कोई बयानिया देना है, क्योंकि वोट को इज्जत सर, हो दो, सकता वो है तो कल वो की खत्म हो मुलाकात गया, के बाद वो तो बयानिया भी इसलिए सामने कोई आ बयानिया जाए। देने के लिए ठीक हो वो- गया सर, जी। आपके पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। मिर्जा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे? सर मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं बेनज़ीर साहबा वापस आ रही थी जी जी। तो लंदन में मैं जो मुझे उन्होंने बुलाया और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या सूरत हाल है। मैंने कहा भाई आपके पास वक्त नहीं है। और मैं ये कहना चाहता था कि आपके ये तो नहीं कह सकता था कि आप मार दी जाएंगी, लेकिन मैंने कहा था कि आपके पास वक्त नहीं है। सही। तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी कोई मुंतज़िर होगा, तो ये उनके लिए हमारी राय तो यही है कि ना है तो अच्छा है, क्योंकि लाइफ से बेहतर है कि आपने शानदार, उनको वैसे शौक़ है। सही। 2005 में नवाज शरीफ साहब ने मुझे जद्दा में ये बात कही थी कि यार कितने मज़े आते थे जब आदमी जलसे होते थे, जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो सियासी आदमी जो है, मछली जो है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती है। ठीक हो गया तो सर, वो आपका फाइट पॉइंट जो आ होगी, गया तीसरी मुख्तसरन, बात मैं ये लेकिन कहना आपने कि बड़ी अहम बात की है। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि नैब केसेस की बहाली के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। 46% को ऐसा लगता है कि वतन वापस आने की कोई कोशिश की जाएगी, जबकि 54% ऐसा मानने से कासिर हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे।